शुरुआत अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में लश्कर से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। एक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त जान मोहम्मद के तौर पर की गई है। जान मोहम्मद का ताल्लुक शोपियां से है। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि जान मोहम्मद बैंक मैनेजर विजय कुमार के कत्ल में मुलविस था। दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त तुफैल अहमद गनाई के तौर पर की गई है। तुफैल अहमद का ताल्लुक भी शोपियां से है। शोपियां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से अभी तक की तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। जी हिना, गुज़श्ता रात 10:30 और 11 बजे के बीच में 34 RR को एक मुसद्दिका इत्तला मिली है कि कांजुलो नामी गांव में 2 मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे हुए, और जैसे ही उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है, तमाम जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं उन पे जो है फौज ने पहरा बिठा रखा था। तो ऐसे में रात का जो अंधेरा का फायदा उठाने के चक्कर में जो है वहां से मिलिटेंट जो है भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो तैनात वहां पे जो फोर्सेस है लगातार रात भर वो कॉर्डन में थे, और आज सुबह ये एनकाउंटर फिर से शुरू हुआ है। और उस एनकाउंटर में है जो 2 मकामी मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ी यहाँ पे खबर सामने आई है कि आईजी विजय कुमार के बकौल अगर कहा जाए तो तुफैल नामी मिलिटेंट जो है उसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। उसने हाल ही में कुलगाम में तैनात जो गैर रियासती बैंक मैनेजर जो राजस्थान से ताल्लुक रखते थे उसको अपने ही ब्रांच में दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक किया था। जी हिना। जी इरशाद, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर कुलगाम के मशीपुरा से, जहां एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर के मुकाम पर फायरिंग दोबारा से शुरू हो गई है। इस एनकाउंटर में टीचर रजनीबाला के कातिल के फंसे होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो अहम खबर कुलगाम के मशीपुरा कजर में एनकाउंटर के ताल्लुक से, एनकाउंटर के मुकाम पर फायरिंग दोबारा शुरू हो गई है और टीचर रजनीबाला के कातिल के फंसे होने की खबर है। कुलगाम के मशीपुरा कजर में एनकाउंटर के ताल्लुक से इस वक्त का अपडेट यही है कि एनकाउंटर के मुकाम पर फायरिंग दोबारा शुरू हो गई है और टीचर रजनीबाला के कातिल के फंसे होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, इस एनकाउंटर के ताल्लुक से ताज़ा तफसीलात हमारे नाज़रीन तक फराहम करिए। देखिए हिना, मैं आपको बताऊं कि ये मिशीपुरा कुजर कुलगाम का इलाका है। यहाँ पे कल शाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई। उसके फौरन बाद यहाँ पे जो है एक एनकाउंटर शुरू हुआ। हालांकि इब्तदाई मरहले में जो है फायरिंग का तबादला शुरू हुआ था, लेकिन वक्फे पे फायरिंग होने के बाद जो है ये फायरिंग का तबादला थम गया। रात भर जो है सर्च ऑपरेशन जारी रहा और अभी हमें ये इतला मौसूल हुई है कि दोबारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और अभी दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है। तो फिलहाल अभी ये एनकाउंटर अभी चल रहा है। जी, और क्या कुछ अहम इस हवाले से जानकारी सामने आ रही है? इस मिशीपुरा कुजर के इलाके में जो है ये शुरू हो गया है और अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं तो उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गया है। जी हिना। ज़हूर, आपसे जानना चाहेंगे और क्या मजीद जानकारी, अहम जानकारी सामने आ रही है एनकाउंटर के ताल्लुक से? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी, और जिस तरह से ज़हूर बता रहे थे कि कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में कुलगाम के मिशीपुरा कुजर में एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर के मुकाम पर फायरिंग, जिस तरह से अभी ज़हूर ने जानकारी दी है, दोबारा शुरू हो गई है।
और इस एनकाउंटर में टीचर रजनी बाला के कातिल के फंसे होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है, कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। लगातार इस ताल्लुक से हम अपने साथी जहूर रिजवी से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं। जहूर, इस एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ अहम जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है? देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बताया कि कल शाम जो यहाँ पे मिशीपुरा कुजर इलाका है, यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ। हालांकि इब्तिदाई मरहले में यहाँ पे फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो है रात भर ऑपरेशन जारी रहा, सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और अभी जो जराए के मुताबिक ये पता चला है कि दोबारा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है, फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है। और जो जराए से इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो हाल ही में रजनी बाला जो टीचर थी जिनका बहिमाना तौर पे कत्ल किया गया था, तो बताया जाता है कि उनके कत्ल में मुलव्वस जो एक मिलिटेंट है वो यहाँ छुपा हो सकता है, तो उसको ट्रैप किया गया है। जो इतला हमें अभी मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो है वो मिलिटेंट यहाँ पे ट्रैप हुआ है। जी ना जी जहूर, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में मंगल को लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। आज तीसरे दिन भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी पर सवालात की बौछार करने वाला है। राहुल गांधी से ईडी ने मंगल को तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इस मामले में राहुल गांधी से 2 दिनों में तकरीबन 21 घंटे तक पूछताछ की गई है। कांग्रेस के गुज़िश्ता 2 दिनों के एहतजाज को देखते हुए आज भी दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड पर बैरिकेडिंग कर दी है। दफा 144 नाफिज है। इसी बीच आज भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड जनपथ और मानसिंह रोड से सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, यानी ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है उसके मुताबिक खुसूसी इंतजाम के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन सड़कों पर नकलो हरकत मुमकिन नहीं है। आज मोदी सरकार ने आज सारी हदें पार कर डाली। जेबी माथुर जी हमारी सांसद हैं। जिस प्रकार से उन्हें सड़क पर घसीटा, वो भी पुरुष कांस्टेबल्स ने, जिस प्रकार से उन्हें लातों से मारा गया, जिस प्रकार से उन्हें चोट पहुंचाई गई और जिस प्रकार से उन्हें घसीट कर बस में डाला गया, आज पूरा देश शर्मसार हुआ होगा। मोदी जी, क्या ये व्यवहार होगा अब इस देश की महिलाओं से? सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का, जो कि दिल्ली से इस मामले पर लगातार हमें तफसीलात फराहम कर रहे हैं। शंकर, आज के दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है, तफसीलात चाहेंगे। आज फिर से 11 बजे उनको राहुल गांधी को आज पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मुख्यालय में आज बुलाया गया है और आज फिर से पूछताछ होगी। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मसला, यंग इंडियन लिमिटेड का मसला है, इस मामले पे आज तीसरे दिन लगातार पूछताछ होगी। हालांकि कल भी देर रात में तकरीबन 11:45 पे राहुल गांधी ईडी मुख्यालय से निकले और परसों भी रात में 11:20 पे निकले थे। तो तकरीबन कल 10 से 11 घंटे की पूछताछ कल भी हुई है और परसों भी देखा जाए तकरीबन 10 से 10 घंटा पूछताछ हुई है। और जिस तरह से लगातार जिस तरह से पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें से कई उनसे जो पूछताछ का जो घंटे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री अभी भी राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कांग्रेस की जो मुहिम है और सत्याग्रह उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कल भी कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उन्हें अलग अलग थानों में रखा गया और रात में जब कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी जब ईडी मुख्यालय से निकले हैं, उसके बाद ही नेताओं को छोड़ा गया। तो चाहे बात कर ले अधीर रंजन चौधरी की बात कर ले या केसी वेणुगोपाल की बात कर ले, गौरव गोगोई की बात कर ले, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, रंजीत रंजन की बात कर ले, इमरान प्रताप गढ़ी की बात कर ले, तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये नेता लगातार सत्याग्रह के माध्यम से इस मामले में अपना बहरहाल राहुल गांधी से आज जो पूछताछ होने वाली है तीसरे दिन की, उसके मुतालिक भी लगातार अपडेट हम अपने नाज़रीन को आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे।
खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र हुकूमत ने वजीर और शिवसेना लीडर अनिल परब को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अनिल परब से आज पूछताछ करेगा। इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख, नवाब मलिक और प्राजक्ता तानपुरे के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, जो कि महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर थे। महाराष्ट्र के वजीर अनिल परब के खिलाफ 26 मई से छापेमारी जारी है। परब पर महाराष्ट्र में वजीर के ओहदे पर फायज रहते हुए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम है। गुज़िश्ता माह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में अनिल परब के 7 मुकामात पर एक साथ छापेमारी की थी। इसके अलावा अनिल परब पर दापोली में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए रिजॉर्ट बनाने का भी इल्जाम है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, अनिल परब मामले को लेकर आज क्या कुछ अहम कार्रवाई ईडी करेगा? बिल्कुल, देखिए, अनिल परब को आज सवेरे 11 बजे जो है दफ्तर में बुलाया गया पूछताछ के लिए, और अनिल परब ये भी माना जा रहा है कि 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि 26 मई को ईडी ने अनिल परब के घर, बंगले और दापोली के जो दफ्तर थे वहां पर छापेमारी की थी, और कई डॉक्यूमेंट, कई एविडेंसेस जो हैं ईडी ने अपने कब्जे में लिया था। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि दापोली में जो रिसॉर्ट बनाया गया था, अनिल परब ने जो 2017 में जो ज़मीन खरीदी थी, तो वहाँ पर CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नियम है उसे तोड़े गए, और 2017 में वो ज़मीन जो है 1 करोड़ में खरीदी गई थी, जिसे 2019 में रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन 2020 में वही ज़मीन जो है 1 करोड़ 10 लाख में बेचा गया, और उसके बाद कई करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ रिसॉर्ट बनाया गया। यानी पैसों की जो लेन देन है करोड़ों में की गई है, वो सारे एविडेंसेस, सारे डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। उस संबंधित पूछताछ के लिए आज अनिल परब को तलब किया गया। दूसरा सबसे अहम मुद्दा ये भी माना जा रहा है कि जब मुंबई और महाराष्ट्र में IPS अधिकारियों का ट्रांसफ़र वाला मुद्दा था, तो उस वक्त परब पर ये आरोप लगे थे कि कई लाखों रुपए लेकर के परब ने अधिकारियों के ट्रांसफ़र में भी कई करोड़ों का घोटाला किया है। यानी तमाम ऐसे मसले हैं जिससे अब ईडी जो है अनिल परब से पूछताछ करना चाहेगी, और समय जो तय किया गया है वो 11 बजे का किया गया है। 11 बजे के बाद अनिल परब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मुल्क की कई रियासतों से पेट्रोल और डीजल के स्टॉक में कमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ पिकेट्स पे पेट्रोल डीजल की कमी है। पेट्रोल पंप की जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पा रही। ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने जल्द ही सूरत हाल ठीक हो जाने की यकीन दहानी भी कराई है। इस तेल की मारामारी सबसे दिक्कत परेशानी आ रही है, ये तो 2 दिन से आ रही है सर जी। कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है? लाइन तो बहुत लंबी लंबी लग रही है सर जी, और रातों तक तेल में भीड़ में खड़े रहे तेल के चक्कर में। अब कितनी देर में नंबर आया आपका? अब भी ऐसा आया 1 घंटे में सर जी। तेल खत्म हो चुका है, यही प्रॉब्लम बताई जा रही है सर जी। हमने यही सुना पीछे से तेल नहीं आ रहा, इसलिए तेल नहीं मिल रहा। 2-3 तो बंद ही पड़ेगी, बिल्कुल है नहीं तेल लेने, सब पे भीड़ है बहुत ज़्यादा। गर्मी में कितनी दिक्कत हो रही है? गर्मी भी है सर बहुत दिक्कत हो रही है, बिना तेल के तो कुछ काम ही नहीं होगा। सर ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, खाली ये है कि पेट्रोल नहीं है, बस है ही नहीं, तेल ही नहीं है कह रहे हैं बस। और कोई लॉजिक भी तो नहीं है कि भैया क्यों नहीं आ रहा है, कोई समस्या हो, किसी ने पहले अनाउंस करवा दिया, चलो यार डलवा लो। अब डॉक्टर के पास जाना है, आदमी कहाँ से जाएगा? ना गाड़ी चलेगी ना उठाएगी, रिक्शा पे तो लेके नहीं जाएंगे किसी को। तृणमूल कांग्रेस सरबराह और मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार पर तबादला ख्याल के लिए आज एक अहम मीटिंग तलब की है। इस मुलाकात के लिए ममता बनर्जी मंगल के रोज दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज की मीटिंग से कबल सीएम ममता बनर्जी ने मंगल को दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने जिन 22 लीडरों को खत लिखा है उनमें कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। इस इजलास में कांग्रेस कायदीन भी शिरकत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला मीटिंग में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। पार्ट और इसका क्वेश्चन नहीं है, सभी अपोजिशन पार्टी के मिलके हम एक कॉमन कैंडिडेट लाना चाहते हैं। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबको फोन करके बोला था, पवार जी को बोला था, DMK को बोला था, ममता जी को बोला था
ये ठीक है, कोई तो एक बुलाए हैं, अब उसके वाद विवाद में मैं नहीं जाता। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम माना जा रहा है अपोजिशन का इस तरह से जो आज अहम इजलास होने वाला है, मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, बता दूं कि आज जो 3 बजे बैठक होने वाली है विपक्षी पार्टियों की, वो काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से लामबंद होने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, चूंकि अगर आप वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति चुनाव में जो है पलड़ा विपक्ष का भारी हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है, कई विपक्षी पार्टियां हैं जो इस बैठक से अपने आप को किनारा कर ली है, चाहे वो बीएसपी की बात करे या अभी तक टीआरएस ने साफ नहीं किया है कि वो इस बैठक में आ रहे हैं या नहीं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, इसके अलावा बीजू जनता दल है। तो ये सारी राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लीड किया है, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा आज देखने को मिलेगा। देखना होगा कि किस तरह की रणनीति और किन नामों पर आज एक फैसला या सर्वसम्मति बनाई जाती है इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मुल्क के मेट्रोपॉलिटन शहरों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां रोजाना आने वाले केसेस की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में हर रोज बड़ी तादाद में कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्म के 2 और मरीज पाए गए हैं। दिल्ली में रोजाना केसेस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में फिलहाल 3000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदा फराह खान। फराह, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली से क्या कुछ खबर है? जी, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जो केसेस दर्ज हुए हैं, उन्होंने कई दिनों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है और कोरोना संक्रमण दर में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तो पिछले 24 घंटों में 1118 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 500 मरीज ठीक भी हुए हैं और 3 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 3000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। लगातार दिल्ली में केसेस को बढ़ते देखते हुए जो संक्रमण दर जो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली सरकार भी गंभीर हो गई है। सरकार ने सभी डीएम को हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है और दिल्ली सरकार का ये भी मानना है कि अब को कोरोना के साथ ही जीना है। तो ऐसे में ये कितना ठीक नहीं होगा कि कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है, मगर सबको सतर्क रहने की बिल्कुल तो एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है और इसके लिए लगातार अपीलें भी की जा रही। फराह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र कैबिनेट के वजीर आदित्य ठाकरे आज अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। शिवसेना ने अयोध्या में इसके लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। आदित्य ठाकरे रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा करेंगे। इससे पहले वो दोपहर तकरीबन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। इसके बाद वो शाम तकरीबन 5:30 बजे रामलला के दरबार पहुंचेंगे। शाम की सरयू आरती में भी शिरकत करेंगे। आदित्य ठाकरे तकरीबन 6 घंटे अयोध्या में रहेंगे। दूसरी जानिब हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने आदित्य ठाकरे के इस दौरे की मुखालिफत की है। उन्होंने आदित्य ठाकरे के दौरे को सियासी करार दिया है। जिस प्रकार से संजय राउत ने कहा था कि आदित्य ठाकरे का शिवसेना का दौरा राजनीतिक नहीं होगा, आप देखिए जिस प्रकार से अयोध्या होल्डिंग से पट गई, क्या राजनीतिक दौरा नहीं है? कहने का मतलब अयोध्या सबका है, आवे स्वागत है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह डुग्गी पीट कर, ये भोंपू बजाकर और पोस्टर से पाट कर आना क्या राजनीतिक दौरा नहीं हो गया? तो ऐसे कालिमियों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन का जेल होता है और आतंकवादी वाला जो है कानून उसके ऊपर लाद दिया जाता है, वो अयोध्या आकर क्या बताना चाहते हैं? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आज
से एसी वॉल्वो बस सर्विस शुरू की जा रही है। पंजाब के उजियाला भगवंत मान और दिल्ली के उजियाला अरविंद केजरीवाल जालंधर बस स्टैंड से एसी वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे आम लोगों को किरायों में काफी राहत मिलेगी। साथ ही पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पर ट्रांसपोर्ट माफिया का भी खात्मा हो जाएगा। वॉल्वो बसों में सफर के लिए टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी। बारामूला में एक सेल्समैन के घर पर एनआईए का छापा पड़ा है। एलओसी ट्रेड से वाबस्ता एक सेल्समैन के घर पर एनआईए ने ये छापेमारी की है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से टेरर फंडिंग मामले के ताल्लुक से, जहां पर टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की गई है। बारामूला में एक सेल्समैन के घर पर एनआईए का छापा पड़ा है। एलओसी ट्रेड से वाबस्ता एक सेल्समैन के घर पर एनआईए ने छापेमारी की है। आइए बात करते हैं मुल्क के सबसे मोतबर और दरहकीकत नंबर 1 अंग्रेजी न्यूज चैनल की। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अंग्रेजी जबान में अपनी मुनसिफाना, मुतवाज़िन और दुरुस्त तरीन खबरें नश्र करता है। ये अंग्रेजी जबान की खबरों के चार्ट में सबसे ऊपर है। रोजाना की खबरों में गैर जानिबदाराना खबरों की खुराक के लिए ये अंग्रेजी जबान के सामीन की पहली पसंद है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।